हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में समाजशास्त्र विषय को लेकर के हम काफ़ी लंबे समय से क्लासेस चला रहे हैं और ये जो हमने कक्षाएं प्रारंभ की थी ये यूनिट नंबर 3 जिसमें समाजशास्त्री सिद्धांत का वर्णन है, वो टॉपिक वो जो यूनिट है वो हमने उठाई थी। और ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 3 समाजशास्त्री सिद्धांत की, इसमें हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं ये आप देख लीजिए। संरचनात्मक सिद्धांत नडेल में और रेडिकुलर ब्राउन ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रकारवादी सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, इसमें दुर्खीम जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट लेक्चर दुर्खीम का था। और आज जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे मेलानोव्स्की को, कि मेलानोव्स्की ने प्रकारवाद को लेकर के अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। आप में से जिन लोगों ने ये सारे लेक्चर्स जो हो चुके हैं नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी की, वहाँ जा करके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेलानोव्स्की का प्रकारवाद। सबसे पहले तो मेलानोव्स्की का एक इंट्रोडक्शन देख लें। इनका जो जन्म है वो 7 अप्रैल 1884 को है, पोलैंड में है। और इनकी जो मृत्यु है वो 1942 को है, अमेरिका में। ठीक है, तो इनका आपको जीवन काल याद रखना है, 1884 से 1942 तक। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछने में आ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी बुक्स देख लें। मेलानोव्स्की की कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछने में आ सकती है, जैसे क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, इसका आपको ध्यान रखना है, इसे याद रखना है। आपको पूछ सकते हैं, पहले पूछने में आती थी बहुत ज़्यादा। क्राइम एंड कस्टम एंड सैवेज सोसाइटी 1928 में। दूसरी है ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, कल्चर यानी संस्कृति। मेलानोव्स्की का जो प्रकारवाद है वो संस्कृति पर ही आधारित है। तीसरी है मैजिक साइंस एंड रिलीजन, 1948 में लिखी है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें मेलानोव्स्की ने जादू, धर्म और विज्ञान तीनों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये दो बुक्स हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेलानोव्स्की की, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलानोव्स्की प्रथम सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्री थे जिन्होंने प्रकारवादी विचारधारा को व्यवस्थित किया। तो देखिए, मानवशास्त्री की यदि हम चर्चा करेंगे तो प्रथम मानवशास्त्री, प्रथम प्रकारवादी मानवशास्त्री किसे माना जा सकता है? वो मेलानोव्स्की को माना जा सकता है, जिन्होंने क्या किया, प्रकारवाद पर अपने व्यवस्थित विचार दिए थे। इसके पहले दुर्खीम, चूंकि दुर्खीम कैसे हैं, समाजशास्त्री हैं, और मेलानोव्स्की कौन है? मेलानोव्स्की हैं मानव शास्त्री। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछने में आ सकता है। मेलानोव्स्की को सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्र में क्षेत्रकार, क्षेत्रकार यानी फील्ड वर्क, यानी फील्ड पर जाकर काम करना, क्षेत्रकार की परंपरा का आरंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। यानी कि मानवशास्त्र में क्षेत्रकार, देखिए फील्ड वर्क ये होता है कि जो मानवशास्त्री या समाजशास्त्री होता है वो लोगों के बीच में जाता है, जिस समूह का उसे अध्ययन करना है वो उस समूह के बीच में जाता है, वहीं रहता है और फिर अध्ययन करता है, इसे फील्ड वर्क बोलते हैं। तो जो मेलानोव्स्की थे, इन्होंने क्या किया था, सहभागी अवलोकन, इन्होंने सहभागी अवलोकन विधि, इसका प्रयोग किया था, और इसके द्वारा ही इन्होंने जो जनजातीय समूह था उस जनजातीय समूह का अध्ययन किया था। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे क्षेत्रकार का पूछ सकते हैं कि किसने क्षेत्रकार प्रारंभ किया था मानव शास्त्र में। तो इन्होंने अध्ययन किया था, किसका किया, तो प्रशांत महासागर के ट्रोबियंट द्वीप समूह में जो जनजातीय लोग रहते थे, इनका अध्ययन किसने किया, मेलानोव्स्की ने। यह भी प्रश्न पूछने में आ सकता है कि मेलानोव्स्की ने कहाँ का अध्ययन किया था, तो ट्रोबियंट द्वीप समूह का अध्ययन किया था। क्या बताया इन्होंने, आदिम संस्कृतियों के लोगों की भी अपनी मान्यताएं एवं मूल्य होते हैं। इनका ये कहना है कि जो आदिम संस्कृति है, यानी कि जो जनजातीय संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति,
उनके स्वयं के क्या होते हैं, मूल्य होते हैं, और उनकी स्वयं की मान्यताएं भी होती हैं। और इन संस्कृतियों का विश्लेषण उनकी मान्यताओं एवं मूल्यों के आधार पर करना चाहिए। यानी यदि आप आदिवासी संस्कृति का अध्ययन करने पहुंच गए हैं तो उस आदिवासी संस्कृति की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं, प्रथाएं हैं, जो मूल्य हैं, उस आधार पर ही उनका अध्ययन आपको करना चाहिए। ये मैलिनोव्स्की ने बताया, और इसे आज क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ये काफी महत्वपूर्ण टर्म है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? किसी भी समूह की संस्कृति का अध्ययन जब उसी समूह के मूल्य एवं प्रतिमानों के अनुसार किया जाता है तो क्या कहलाता है? वो सांस्कृतिक सापेक्षवाद। यानी अध्ययनकर्ता स्वयं के मूल्य एवं प्रतिमान जो हैं वो उनके आधार पर अध्ययन नहीं करता। मतलब वो ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ तो ये होता है और इनके यहाँ तो ये होता है, तो हमारे यहाँ अच्छा, इनके यहाँ बुरा, ऐसा नहीं बोला जा सकता। क्या बोलते हैं इसे? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। चलिए, जनजातीय संस्कृति के अपने प्रकारवादी विश्लेषण में मैलिनोव्स्की ने संस्कृति को एक पूर्णता के रूप में देखा है। देखिए, मैलिनोव्स्की का जो प्रकारवाद है संस्कृति पर आधारित है, ठीक है ना। संस्कृति को वो क्या करते हैं? पूर्णता के रूप में देखते हैं। हालांकि संस्कृति के बहुत सारे अंग हैं, लेकिन मैलिनोव्स्की ने क्या किया है? उन सभी अंगों से मिलकर के संस्कृति को क्या किया है? पूर्णता के रूप में देखा है, और उसके विभिन्न अंगों के बीच प्रकार्यात्मक एकीकरण की अनिवार्यता को स्वीकार किया है। यानी मैलिनोव्स्की का यह कहना है कि संस्कृति के जो अंग हैं अलग अलग, उनके बीच में क्या है? प्रकार्यात्मक एकीकरण। संस्कृति के अंग कौन से हो सकते हैं? संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है, जैसे धर्म संस्कृति का हिस्सा है, प्रथा, परंपरा, मूल्य ये संस्कृति के हिस्से हैं, विश्वास, आचार, व्यवहार, इसके अलावा हमने जितने भी आविष्कार किए हैं, हमारी भाषा, शिक्षा व्यवस्था, ये सब संस्कृति का हिस्सा है, ये सब संस्कृति के तत्व हैं। तो मैलिनोव्स्की का ये कहना है कि जितने भी संस्कृति के तत्व हैं इनके बीच में क्या है? प्रकार्यात्मक एकीकरण, ये हमेशा बना रहता है। इनके अनुसार किसी भी संस्कृति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो सार्थक रूप से संस्कृति के अन्य तत्वों से किसी प्रकार से संबंध ना हो या उस संस्कृति में उसकी कोई भूमिका ना हो। कुल मिलाकर के संस्कृति में जो कुछ भी है वो उस संस्कृति में, कोई भी संस्कृति है, जैसे ग्रामीण संस्कृति में उस ग्रामीण संस्कृति के जो भी तत्व हैं वो हमेशा उस संस्कृति से संबद्ध रहते हैं। यदि उस संस्कृति में ग्रामीण संस्कृति में आपको कोई भी तत्व ऐसा नहीं मिलेगा जो उस ग्रामीण संस्कृति से संबंधित ना हो। जैसे नगरीय संस्कृति में क्या होता है? नगरीय संस्कृति में आपने देखा होगा लोग बहुत फैशनेबल वस्त्र पहनते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, रोज सुबह जॉगिंग पर जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीजें ये आपको ग्रामीण संस्कृति में देखने को नहीं मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि किसी भी संस्कृति में यदि कोई तत्व पाया जाता है तो वो उससे संबंधित रहेगा, और यदि संबंधित नहीं है तो पाया ही नहीं जाएगा। इनके प्रकारवादी विचारों में संस्कृति को बृहद पर्यावरणीय अनुकूलन का साधन माना गया है। तो देखिए, ये संस्कृति को साधन मान करके चलना है, किसका? बृहद पर्यावरणीय अनुकूलन। कुल मिलाकर के मनुष्य ने अपने आसपास का जो पर्यावरण है उससे अनुकूलन करने के लिए, देखिए पर्यावरण का मतलब केवल जलवायु से नहीं है, पर्यावरण से मतलब क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, जलवायु भी उसमें सम्मिलित है, सब कुछ, सभी प्रकार का पर्यावरण, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो पर्यावरण है उस पर्यावरण के साथ अनुकूलन, ठीक है, तो वो अनुकूलन के लिए संस्कृति एक साधन के रूप में प्रयोग की गई है, या मनुष्य ने संस्कृति का साधन के रूप में प्रयोग किया है, ऐसा मैलिनोव्स्की का कहना है।
तो इस तरीके से क्या है, मेलोनोमस्की क्या मान करके चलते हैं, संस्कृति को साधन के रूप में मानकर चलते हैं। चलिए, मेलोनोमस्की का जो प्रकारवाद है, उस प्रकारवाद को आवश्यकताओं के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनका ये कहना है कि किसी भी एक समाज को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। कौन कौन से स्तर हैं? जैविकी स्तर, संरचनात्मक स्तर और प्रतीकात्मक स्तर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं यहाँ से आपसे कि मेलोनोमस्की ने समाज के या किसी भी संस्कृति के 3 स्तर बताए हैं आवश्यकताओं के आधार पर। पहला क्या है? जैविकी, दूसरा संरचनात्मक और तीसरा क्या है? प्रतीकात्मक। ठीक, इन तीनों स्तरों पर समाज की अलग अलग बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। तो एक्चुअली मेलोनोमस्की का जो प्रकारवाद है वो इस पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है? संस्कृति को साधन के रूप में प्रयोग करता है। इसलिए इनके प्रकारवादी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? आवश्यकताओं का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 आवश्यकताएं बता दी इन्होंने। कौन कौन सी आवश्यकताएं बता दी? जैविकी, संरचनात्मक और प्रतीकात्मक। जैविकी स्तर पर समाज अपने सदस्यों के स्वास्थ्य, पोषण, बीमारी से बचाव इत्यादि आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य समझता है। जैविकी यानी कि प्राणी शास्त्रीय यानी शारीरिक, यानी हम अपने जो शरीर है उसको बचाए रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए जिन आवश्यकताओं की हमें जरूरत पड़ती है या जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं शरीर को जिंदा रखने के लिए, वो जैविकी आवश्यकताएं, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, बीमारी से बचाव, ये सब जैविकी आवश्यकता में आएगा। संरचनात्मक स्तर पर समाज अपनी अखंडता को बनाए रखना चाहता है, यानी समाज ये चाहता है कि समाज की संरचना अखंड रहे, यानी उस संरचना के जो तत्व हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो उससे टूटे नहीं, बिखरे नहीं। जैसे यदि हम संरचनात्मक स्तर की चर्चा करेंगे तो भारतीय समाज में जितने भी प्रथाएं, परंपराएं, मूल्य हैं, धर्म है, विवाह व्यवस्था है, ये सब सदियों से चला आ रहा है। तो भारतीय समाज का पूरा पूरा प्रयास होता है कि इस व्यवस्था को अखंड बनाए रखे, यानी इसे टूटने न दे। प्रतीकात्मक स्तर पर समाज अपनी सांस्कृतिक एकता रखना चाहता है। ठीक है, प्रतीकात्मक स्तर से मतलब क्या है? जैसे भाषा, भाषा प्रतीक का एक प्रतीकात्मक स्तर का एक उदाहरण है। ठीक है, या प्रतीक का एक उदाहरण क्या है? भाषा है। तो इनका ये कहना है कि समाज क्या है? प्रतीकों के आधार पर सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का प्रयास करता है। जैसे हमने बोला हिंदी भाषी क्षेत्र, मराठी भाषी क्षेत्र, दक्षिण भारत। जब हम बोलते हैं दक्षिण भारत, इसका अर्थ हमारा क्या होता है? वो भाषा की एक पहचान से होता है। हम बोलते हैं मराठी, तो वो भाषा की पहचान है। तो कुल मिलाकर के सांस्कृतिक एकता प्रतीकात्मक स्तर पर होती है। मेलोनोमस्की का तर्क यह है कि समाज के ये 3 स्तर बुनियादी हैं और समाज कहीं का भी हो, भारत या अमेरिका का, सभी समाजों में ये तीनों स्तर सामान्य रूप से मिलेंगे। यानी इनका क्या कहना है? आप कहीं भी चले जाइए, ये तीनों स्तर कौन कौन से? जैविकीय, संरचनात्मक और प्रतीकात्मक, ये तीनों स्तर आपको मिलेंगे। तीनों से संबंधित आवश्यकताएं आपको मिलेंगी। इनके अनुसार संस्कृति मानव की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं द्वारा जनित मानव का आविष्कार है। यानी संस्कृति का निर्माण किसने किया है? संस्कृति का निर्माण मनुष्य ने किया है। और बेसिकली किसके लिए किया है? प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यानी शुरुआत में तो क्या था? प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताएं ही थी। जैसे हमने आग की खोज कर दी, पहिए का आविष्कार कर दिया। शुरुआत में जो भी था वो सारे के सारे आविष्कार किस लिए थे? ताकि मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखे, यानी मनुष्य जीवित रखे स्वयं को। मानव का शारीरिक मानसिक अस्तित्व जिन साधनों से बना रहता है, उन साधनों की समग्रता को ही संस्कृति कहते हैं। यानी हमारा शारीरिक और मानसिक अस्तित्व जो बना हुआ है
वो किसके चलते बना है? वो संस्कृति के चलते ही हम जीवित हैं। हमने बहुत सारे भोज्य पदार्थों का निर्माण किया है, हमने बहुत सारी वैक्सीन बना दी हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बना दी हैं। जो कुछ भी मनुष्य द्वारा निर्मित है वो क्या है? संस्कृति है। हमने स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए हैं, जैसे योगा ढूंढ लिया है, इस प्रकार की चीजें। मेलानोव्स्की ने मनुष्य की 7 आधारभूत प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। तो ध्यान रखिएगा, कितनी आवश्यकताओं की चर्चा करते हैं मेलानोव्स्की? 7। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मेलानोव्स्की ने मनुष्य की कितनी आधारभूत प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं का वर्णन किया है? तो ध्यान रखना है, कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? नंबर 1 शरीर पोषण, नंबर 2 उत्पादकता, नंबर 3 शारीरिक आराम, नंबर 4 सुरक्षा, नंबर 5 गति, 6 वृद्धि और 7 स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं। ये सातों आपको याद होने चाहिए। ये पूछने में आ सकता है कि निम्न में से कौन सी आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो 7 प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताएं हैं: शरीर पोषण, उत्पादकता, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं। इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति मानव निर्मित विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा होती है। तो देखिए, मनुष्य ने अभी, अब मैंने आपको बताया, अलग अलग सांस्कृतिक तत्व हैं, उनसे क्या होगा? इन सब की पूर्ति अलग अलग होगी। जैसे शरीर पोषण, तो शरीर पोषण के लिए हमने क्या किया? बहुत अलग अलग कहना चाहिए कि अलग अलग प्रकार से हम अपने पोषण का ध्यान रखते हैं, अलग अलग तरीके हमने निर्मित कर लिए हैं। हमारी सुरक्षा को लेकर के हमने बहुत सारे तरीके निर्मित कर लिए हैं। तो ये सब क्या है? अलग अलग तत्व हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनके अनुसार प्राथमिक आवश्यकताएं मूलभूत होती हैं और उनकी संतुष्टि भी अनिवार्य होती है। यानी जो भी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं? उनकी संतुष्टि होना जरूरी है, अनिवार्य है वो। परंतु ये कार्य व्यक्तिगत स्तर पर संभव नहीं होता। यानी वो जो अभी मैंने आपको 7 आवश्यकताएं बताई, वो एक व्यक्ति यदि करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। अर्थात इन आवश्यकताओं की पूर्ति सांगठनिक प्रयासों से की जा सकती है, जो सभी समाजों में पाए जाते हैं, जिन्हें मेलानोव्स्की ने संस्थाओं की संज्ञा दी। यानी हम व्यक्तिगत रूप से यदि ये चाहें कि धर्म का पालन भी हम अकेला कर लें, या सारी धार्मिक क्रियाएं हम स्वयं कर लें, हम ही गेहूं की खेती कर लें, हम ही चावल की खेती कर लें, हम भी दाल की खेती कर लें, ठीक, फिर स्वास्थ्य के लिए भी हम ही अकेला कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक संगठन स्तर पर प्रयास होगा, और उन्हीं संगठन को मेलानोव्स्की ने क्या कहा है कि ये संगठन क्या है? ये सब संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। इनके अनुसार संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। तो शारीरिक अस्तित्व हमारा बना हुआ है, मानसिक अस्तित्व भी बना हुआ है, और बौद्धिक अस्तित्व भी बना हुआ है। किसके चलते? संस्कृति के चलते। जैसे कि बौद्धिक अस्तित्व की यदि हम चर्चा करें, तो मैं यहाँ से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, आप सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के लिए आपने इस संस्कृति, मैंने और आपने दोनों ने इस संस्कृति का सहारा लिया। कौन सी संस्कृति? ये एक डिजिटल बोर्ड है, ये भी संस्कृति का उदाहरण है। इसके अलावा इंटरनेट की फैसिलिटी, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ये सब सारी चीज़ें। तो इसके चलते हम क्या कर रहे हैं? अपने बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखे हुए हैं। संस्कृति के अंतर्गत अनेक खंड होते हैं, इकाइयाँ होती हैं, तत्व होते हैं। संस्कृति के इन खंडों या इकाइयों में एक पारस्परिक संबंध तथा अंतः निर्भरता होती है, जिसके कारण संस्कृति में एक प्रकार का संतुलन पाया जाता है। आप कोई भी संस्कृति देखेंगे,
जैसे भारतीय संस्कृति की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तत्व हैं, बहुत सारे खंड हैं। जैसे मैंने आपको बताया, धर्म है, संयुक्त परिवार है, विवाह का धार्मिक स्वरूप है, जाति व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, शिक्षा है। ठीक, ये सब एक दूसरे के साथ कैसे हैं, जुड़े हैं, और ये संस्कृति में क्या बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। यानी ऐसे तत्व नहीं पाए जा सकते जो उस संस्कृति को संतुलित ना रखें। नेक्स्ट, संतुलन का तात्पर्य क्या है? संस्कृति की विभिन्न इकाइयां पृथक पृथक कार्य नहीं करती, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की एक प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। यानी संस्कृति की जितनी भी इकाइयां हैं वो सब क्या हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। जैसे धर्म शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा विवाह के साथ जुड़ी हुई है, विवाह परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, परिवार कानून व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी संस्थाएं मिलकर के कार्य करती हैं। संस्कृति का कोई भी तत्व इकाई बेकार की नहीं होती, यानी संस्कृति में जो भी है काम का ही होगा, बेकार नहीं हो सकता, वो होगा ही नहीं। या तो उससे मानव कोई ना कोई काम अवश्य ही निकलता है। किसी भी सांस्कृतिक तत्व का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि वह मानव के किसी काम में आ रहा है या नहीं। तो संस्कृति में कोई भी तत्व होगा वो मनुष्य के कार्य आएगा, और यदि वो मनुष्य के कार्य नहीं आ रहा तो वो तत्व समाप्त हो जाएगा। जैसे आपको मालूम होगा कि बहुत पहले जो टेलीविज़न आते थे वो बहुत लंबे चौड़े होते थे, ठीक है। कंप्यूटर भी जो आता था वो बहुत लंबा होता था, क्योंकि इसमें कैथोड रे लगी रहती थी, ठीक। कैथोड रे टेक्नोलॉजी पर थे, बहुत बड़े बड़े थे। आज क्या हो चुका है, एलईडी, ये बोर्ड भी एक एलईडी है। अब ये कैथोड रे वाले जो टेलीविज़न और कंप्यूटर सिस्टम में आना बंद हो चुके हैं। क्यों? अब आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, कोई इकाई बेकार है या नहीं है? ये क्या हो चुका है, इकाई बेकार हो चुकी है, बाहर ही हो चुकी है, ठीक। तो वही इसमें बताया गया। संक्षेप में यही मेलानोव्स्की का प्रकारवाद है। कुल मिलाकर ये क्या है कि मेलानोव्स्की का कहना है संस्कृति के बहुत सारे अलग अलग तत्व हैं, वो एक संगठनात्मक रूप में कार्य करते हैं, इस प्रकार से कार्य करते हैं कि उनमें संतुलन बना हुआ है। लेकिन संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं होता है, और वो हमेशा ही कुछ ना कुछ काम का बना रहेगा। यही आप मान के चलिए कि ये क्या है, मेलानोव्स्की का प्रकारवाद कहलाता है। सार्वभौमिक प्रकारवाद, एक्चुअली मेलानोव्स्की का जो प्रकारवाद है उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक। यानी ये जो प्रकारवादी विचारधारा है ये कैसी है, सार्वभौमिक। यानी संस्कृति का जो वर्णन है सार्वभौमिक रूप में है। क्या है, मेलानोव्स्की के प्रकारवाद के अनुसार सभी आदर्श, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रसंग समाज के लिए एक निश्चित सकारात्मक प्रकार हैं। इन सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों की यह भूमिका किसी एक सभ्यता या समाज में हो ऐसा नहीं है। यानी जितने भी मूल्य प्रतिमान आदर्श पाए जाते हैं ये किसी एक समाज में नहीं पाए जाते, ठीक। इनके अनुसार ये सामाजिक सांस्कृतिक आदर्श संसार भर के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में अवश्य पाए जाते हैं। यानी ये संस्कृति के जितने भी आदर्श, मूल्य, प्रथा, परंपरा, जैसे हमने बोला विवाह, तो विवाह आपको संस्कृति में किसी भी समय में चले जाइए, पूरे विश्व में विवाह आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, अलग अलग रूप में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। परिवार के रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन परिवार मिलेगा जरूर। धर्म का रूप अलग अलग हो सकता है लेकिन धर्म जरूर मिलेगा। इसलिए मेलानोव्स्की ने क्या बोला है, सार्वभौमिक प्रकारवाद। यानी कि जो प्रकार का रूप है वो कैसा है, एक समाज में नहीं है, सार्वभौमिक। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि सार्वभौमिक प्रकारवाद की चर्चा कौन करता है, तो मेलानोव्स्की। प्रकारों की अपरिहार्यता, ये भी मेलानोव्स्की ने अपने प्रकारवाद में बोला है।
ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि प्रकार्यों की अपरिहार्यता कौन बताता है, तो मेलानोव्स्की है। मेलानोव्स्की ने कहा है यदि कोई सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक रीति रिवाज किसी समाज में विद्यमान है तो इसका अर्थ यह है कि इस प्रथा यानी प्रकार के बिना समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। यानी अपरिहार्यता, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई तत्व है तो वो रहेगा, या वो तत्व है तो इसका अर्थ यह है कि उसके बिना प्रकारों की या मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए वो है। और यदि उसके बिना आवश्यकता की पूर्ति हो जाए तो वो तत्व क्या हो जाएगा, अपने आप संस्कृति से गायब हो जाएगा। यदि कोई प्रकार समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता तो अपने आप समाज इस प्रकार को धकेल देगा और उसका अस्तित्व समाप्त कर देगा। ठीक है, जैसे बहुत समय पहले की यदि हम बात करें तो पर्दा प्रथा भारतीय समाज में थी। आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे लगभग हम बोला जाए तो थोड़ा बहुत पर्दा प्रथा ग्रामीण समाज में बची हुई है, बाकी नगरीय समाज से पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो नगरीय समाज के लिए जो पर्दा प्रथा है वो प्रकार्यात्मक नहीं रही। ठीक, इसलिए नगरीय समाज ने उसको क्या कर दिया, धकेल दिया। बाल विवाह प्रथा को भी क्या कर दिया, धकेल दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रकार्यों की अपरिहार्यता। यदि कुछ प्रथा परंपरा उपस्थित है तो वो समाज के लिए प्रकार्यात्मक है, और नहीं है तो वो अपने आप गायब हो जाएगी। धर्म और जादू, मेलानोव्स्की ने क्या किया है, धर्म और जादू को भी, चूंकि आदिवासी समाज का अध्ययन किया था इसलिए यह धर्म और जादू, इसको भी उस समाज के प्रकार के रूप में देखते हैं कि धर्म और जादू ने क्या किया, आदिवासी समाज की संस्कृति को बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। क्या है, इन्होंने धर्म और जादू को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी धर्म से भी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति होती है, जादू से भी होती है। धर्म में आप किसी शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और जादू में उसी शक्ति को आप क्या करते हैं, आप उस शक्ति के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। आपके अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म को क्या मान के चलते हैं, विश्वास की व्यवस्था। चूंकि हमारा विश्वास है इसलिए हम पत्थर को पत्थर नहीं मानते, भगवान मानते हैं। विश्वास नहीं है तो पत्थर को पत्थर ही मानेंगे। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ क्या है, एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन धर्म की। क्या है, समाजशास्त्रीय घटना भी है यानी सामाजिक घटना भी है, और व्यक्तिगत अनुभव भी है यानी व्यक्ति स्वयं मान करके चलता है कि हाँ धर्म है, मैं मानता हूं इस बात को। जादू के संबंध में इन्होंने लिखा है, जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिन्हें कि उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जादू की। ये आपसे पूछ सकते हैं कि किसने कहा है कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है। व्यवहारिक क्रिया मतलब जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज में आज भी क्या है कि वो जादू पर यकीन करते हैं। अब देखिए, इसके पहले आपको मैंने बताया था कि संस्कृति का कोई तत्व संस्कृति के लिए उपयोगी नहीं है तो संस्कृति उसको बाहर कर देगी। जैसे आज के आधुनिक सभ्य समाज में जादू की भूमिका क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हमारे लिए उपयोगी नहीं रहा। लेकिन धर्म आज भी उपयोगी है। लेकिन आदिवासी समाज में क्या है, जादू आज भी उपयोगी है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि वो नींबू काट करके उसके सामने कर रहे हैं, फिर जल लेकर के उसके ऊपर मार रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना, आग जला करके उसमें वो कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, व्यवहारिक क्रिया हैं। तो जादू क्या है, व्यवहारिक क्रियाओं का योग है, और उसके द्वारा क्या होता है, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति समाज करता है। तो ये जादू की डेफिनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा कि धर्म और जादू को भी मेलानोव्स्की ने संस्कृति के लिए प्रकार्यात्मक बताया है। तो मेलानोव्स्की में इतना ही।
संस्कृति के आधार पर प्रकारवाद दिया है मेलानोव्स्की ने, यह आपको बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में पार्सन्स का प्रकारवाद पढ़ेंगे। पार्सन्स काफी जाने माने समाजशास्त्री, अमेरिकन समाजशास्त्री। बहुत लंबे समय तक पार्सन्स का दबदबा रहा है पूरे समाजशास्त्र पर। सोशल सिस्टम पार्सन्स की काफी जानी मानी पुस्तक रही है। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।